हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। पढ़ाई चल रही है अच्छी। थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखिएगा, मास्क वास्क लगा के बाहर निकलिएगा। कोरोना क्या है, करंट टाइम पे थोड़ा सा पीक पे ज़्यादा चल रहा है। आप भी देख रहे हैं नंबर ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। ठीक है, हम बिल्कुल जो आपकी यूनिट चल रही है, फर्स्ट यूनिट डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, उसके लास्ट चरण में है। बिल्कुल यूनिट खत्म होने को है। लास्ट प्रॉब्लम है आपके इस यूनिट की। जैसे ये प्रॉब्लम खत्म होगी, मैं आपको इस यूनिट में एक लेक्चर और प्रोवाइड करवाऊंगा, जिसमें मैं आपको कुछ एक आध क्वेश्चन करवाऊंगा न्यूमेरिकल्स, और कुछ क्वेश्चंस आपके लिए दूंगा जो आपको सोल्व करने हैं। ठीक है। अच्छा, एक बात और, हमें ऐसे काफी मैसेजेस मिल रहे हैं आप लोगों के, या काफी कॉल्स आ रहे हैं कि आप में से कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको नोट्स बनाने में दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो देखो, इसको एज ए बर्डन मत लीजिए। आप लोगों को क्या है, आदत पड़ गई, जैसे आप तो क्या है, कोचिंग आते हैं, आपको सीधा मिल जाता है, तो आपको क्या बनाने की आदत नहीं है। पर ऐसा कब तक चलेगा। अगर सपोज करो बीएससी के बाद हायर स्टडीज के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी जाते हो, आईआईटी जेम के थ्रू किसी आईआईटी कॉलेज में जाते हो, तो वहां आपको कुछ नहीं मिलने वाला है पका पका यार। सब कुछ आपको ही करना पड़ेगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। वहां लेक्चर आते हैं, अपना लेक्चर लेते हैं, चले जाते हैं। उनको ये मतलब नहीं होता है कि आपको कुछ सिस्टमेटिक लिखवाएंगे। वो पढ़ा रहे होते हैं, आपको उनके शब्दों को पकड़ते हुए नोट्स तैयार करने होते हैं। ठीक है, तो यहां भी आप कोशिश कीजिए। वैसे जैसे ही अब हम नेक्स्ट यूनिट पे नेक्स्ट टॉपिक चेंज करेंगे, नेक्स्ट यूनिट पे आएंगे, हम आपको पूरी तैयारी कर चुके हैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाने की नोट्स की। तो आपको तो ऐसा डरने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी हम आपसे कहेंगे कि आप नोट्स बनाएं, ताकि आप में वो एबिलिटी जनरेट हो नोट्स कंप्लीट करने की, कि हाँ आप अपने मन से नोट्स बना सकते हैं। ओके, और अगर आप में ये एबिलिटी आ गई अपने आप से नोट्स बनाने की, तो फिर आपको क्या है, बुक्स पढ़ने की आदत लग जाएगी। फिर आप बुक्स पढ़ के, अभी तक आप बुक्स तो पढ़ते ही नहीं हो। ठीक है, आप क्या है, लेक्चर देख लेते हो, मोस्टली बुक्स कम फॉलो करते हो। आप क्या है, हमारे नोट्स पे ज्यादा बेस्ड हो, और हम चाहते हैं आप बुक्स पढ़ें। बुक्स में बहुत कुछ है, अच्छे अच्छे राइटर्स की बुक्स हैं। ठीक है, तो अब आप, ऐसा नहीं है कि हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दें तो आप सिर्फ हमारे वीडियो को देखने लग जाओ कि हाँ देख लिया, हो गया काम ना। ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। नोट्स तो आपको तब भी प्रिपेयर करने हैं लेक्चर को देखते हुए। फिर आपकी हेल्प के लिए हम पीडीएफ डाल देंगे, तो आप ये देख लीजिएगा कि आपने जो नोट्स बनाए हैं उनमें क्या कमी रह गई, या आपको क्या कुछ और करना था नोट्स बनाते टाइम। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखते हुए अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। आपको जल्दी ही हम पीडीएफ अवेलेबल करवाएंगे। अब हम बात कर रहे थे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की। हमने पूरी बात कर ली हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हमने उसका फिजिकल मीनिंग देख लिया कि ये जो अनसर्टेनिटी है ये किस वजह से जनरेट होती है, और इससे हम क्या पता नहीं लगा सकते। हमने बात भी की थी कि आप हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपको क्या बताता है कि आप कण के भविष्य पथ का पता नहीं लगा सकते। क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर की बात चल रही है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल फॉलो कहां होता है, ओनली क्वांटम मैकेनिक्स में। क्लासिकल में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की कोई बात नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो क्वांटम में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का फिजिकल मीनिंग क्या है, ये आपको बताता क्या है कि क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर आप पार्टिकल के फ्यूचर में जो क्या पाथ रहेगा, भविष्य में क्या पथ होगा, उसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकते। ओके, अनसर्टेनिटी आई किस वजह से, डुअल नेचर की वजह से। मैंने आपको इस बारे में भी बताया कि अनसर्टेनिटी जो जनरेट होती है किस वजह से होती है, क्योंकि यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ठीक है, कि दोनों नेचर काम कर रही है। क्लासिकल तो सिर्फ किस पे बात करती थी, आपके वेव नेचर पे बात करती थी। तो हमने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ लिया, हमने उसका फॉर्मुलेशन कर लिया, हम उसकी एप्लीकेशंस पे बात कर रहे हैं। दो एप्लीकेशन हम उसकी कर चुके हैं। ठीक है, एक तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, सरल आवर्ती 2 लित्र की मूल अवस्था ऊर्जा, जिसको शून्य बिंदु ऊर्जा भी कहा है हमने, 0 पॉइंट एनर्जी। और एक इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन का नाभिक में अस्तित्व संभव नहीं है। अब मैं इसकी आपको आपके सिलेबस में जो है लास्ट एप्लीकेशन वो करवा रहा हूं कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम।
आपको अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का उपयोग करते हुए, अनिश्चितता के सिद्धांत का उपयोग करते हुए हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था की ऊर्जा ज्ञात करनी है। ओके, अब आपको पता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हम यूज क्या करते हैं, डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच क्रॉस बाई टू। अब मूल अवस्था की एनर्जी निकालनी है, एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी, और टोटल एनर्जी क्या होती है आपके पास, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा इक्वल्स टू कुल ऊर्जा। और काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², और अगर मोमेंटम की टर्म में देखें तो p²/2m, आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी को हम क्या लिखते हैं, p²/2m। मतलब आपके पास p की वैल्यू पता होना जरूरी है काइनेटिक एनर्जी के लिए। और p की वैल्यू कहां से निकालेंगे, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से। लेकिन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से वैल्यू निकालने से पहले हमें वैल्यू तो पता होनी चाहिए कम से कम पोजीशन में अनसर्टेनिटी की, ठीक है, कि आपको कम से कम डेल्टा एक्स की वैल्यू तो पता हो। तो देखो हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं, अगर हम कहें कि लेट द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज स्मॉल आर, क्या कह रहे हैं हम, माना लेट द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज स्मॉल आर, तो पार्टिकल कहां रह सकता है, इस रेडियस के दायरे में ही रहेगा। तो पार्टिकल की पोजीशन में अनसर्टेनिटी कितनी होगी, हम ये लिख सकते हैं डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू आर, डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू आर, दिस इज इक्वेशन 1। क्लियर, ओके। अब नाउ फ्रॉम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, नाउ फ्रॉम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या था आपके पास, डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच क्रॉस बाई टू, और मिनिमम मोमेंटम कितना हो सकता है, डेल्टा पी एक्स के बराबर हमने ये लिखा था। तो हम इसी को क्या लिख सकते हैं, पी मिनिमम इज इक्वल्स टू डेल्टा पी एक्स इज इक्वल्स टू एच क्रॉस अपॉन 2 डेल्टा एक्स इक्वेशन 2। ध्यान रखिएगा यहां मैंने इक्वल्स टू लगा दिया इसलिए इसको पी मिनिमम लिखा है, ठीक है। यहां हमने ग्रेटर देन इक्वल्स टू साइन ले रखा था, इनइक्वालिटी ले रखी है, यहां हम इक्वल्स टू पे आ गए, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है, डायरेक्ट इक्वल्स टू तो वैसे नहीं लगाते, हमारी आदत में आ गया, तो हम लिखते हैं लगभग बराबर, अप्रोक्सीमेटली इक्वल। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 P minimum is equals to H cross upon 2R, इक्वेशन 3, ठीक है। बिकॉज काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा क्या होती है आपके पास, p²/2m। ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हैं तो एनर्जी भी क्या है, हम मिनिमम में बात करेंगे तो यहां पर क्या लेंगे, मिनिमम। तो यहां से कितना मिलेगा आपको, h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 8mr²। ओके, दिस इज इक्वेशन 4। एंड पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू -12 ke² अपॉन r, दिस इज इक्वेशन 5। ये आपने निकाली हुई है पहले, ध्यान रखिएगा। पोटेंशियल एनर्जी हमने वहां भी बात की है आपके, जब आप सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ते हो तो हमने वहां बात की है, ठीक है। सॉरी हाफ नहीं आता है, -ke² अपॉन r। देयरफॉर आप टोटल एनर्जी की बात कर रहे हैं और पी मिनिमम लेके बात किया है आपने, तो ई क्या होगा आपके, ई मिनिमम इज इक्वल्स टू एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 8mr² माइनस ke² अपॉन r, ठीक है। दिस इज इक्वेशन 5, या सॉरी दिस इज इक्वेशन 6। यहां तक कोई दिक्कत। अब देखिए किसकी बात की है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी।
और ग्राउंड स्टेट एनर्जी मतलब मिनिमम एनर्जी लेवल, इसलिए आपने क्या निकाला, ई मिनिमम। और अगर एनर्जी मिनिमम है तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कितना होगा, 0 के इक्वल। मैथमेटिक्स कहती है ना आपके, बिकॉज एनर्जी इज मिनिमम, देयरफॉर dE अपॉन dr इज इक्वल्स टू 0। इसका आपको r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके क्या करना है, 0 करना है, और इसकी वैल्यू यहां से आपको r की वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट डेरिवेटिव करके क्या करना है, आपको 0 करना है और उससे यहां से r की वैल्यू निकालनी है, जो मिलेगी आपको h क्रॉस स्क्वायर अपॉन km ई स्क्वायर, इक्वेशन 7। ठीक है, आप इसको सोल्व करके देख सकते हैं। आप इसका आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन करके 0 के इक्वल पुट करेंगे तो आर की वैल्यू आएगी, और यही आर की वैल्यू वापस यहां पुट कर देनी है। ठीक है, ये आर की वैल्यू जैसे फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7 आपको क्या मिलेगा, ई मिनिमम फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7 आपको क्या मिलेगा, ई मिनिमम के स्क्वायर एम ई 4 के स्क्वायर एम ई 4 अपॉन 2h क्रॉस स्क्वायर। एक बार चेक कर लीजिएगा कैलकुलेशन को, अपॉन 2h क्रॉस स्क्वायर। अब देखिए आपके पास k की वैल्यू भी होती है 9 इंटू 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक से, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, H क्रॉस की वैल्यू आपके पास है। जब आप इसको सोल्व करते हैं तो आपको क्या मिलता है, E मिनिमम इज इक्वल्स टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आती है आपके पास ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम विद द हेल्प ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। विद द हेल्प ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हम कैलकुलेशन करते हैं। तो देखो कुछ नहीं है, आपको सिर्फ हर एप्लीकेशन में हमने क्या किया है, आपको अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से डेल्टा पी की वैल्यू निकालनी है। वहां पर क्या लगा होता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। हम जब उसको अप्रोक्सीमेटली इक्वल में लिखते हैं तो पी क्या हो जाता है, पी मिनिमम, क्योंकि अनसर्टेनिटी कहती है कम से कम इतना तो होगा, तो उतना मोमेंटम तो आना कंपलसरी है, और हम वही वैल्यू क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं यहां पे। ठीक है, तो ये आपके ई मिनिमम इक्वल्स टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये है आपके पास ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। मतलब ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉन को अगर आपको बाहर निकालना है तो कम से कम आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो आप इस कैलकुलेशन को लिख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो, ये आपकी यूनिट खत्म हो गई है, फर्स्ट यूनिट खत्म हो गई है आज लेक्चर 11 के अंदर। आपकी लेक्चर 12 में जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें आपको एक न्यूमेरिकल करवाऊंगा, साथ में कुछ असाइनमेंट दूंगा आपको, 3-4 न्यूमेरिकल का जो आपको करना है कंप्लीट। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से हम यूनिट सेकेंड स्टार्ट करेंगे, श्रोडिंगर वेव मैकेनिक्स एंड ऑपरेटर्स इन क्वांटम मैकेनिक्स। श्रोडिंगर की समीकरणें आएंगी आपके, और संकारक पढ़ने हैं आपको ऑपरेटर क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। जो आपके सेकेंड यूनिट है वो ये मान के चलिए आप पूरा का पूरा बेस है क्वांटम मैकेनिक्स का। सेकेंड यूनिट जो है वो क्या है, आपका पूरा बेस है क्वांटम मैकेनिक्स का। अगर सेकेंड यूनिट आपने स्ट्रॉन्ग कर ली अच्छे से, हम काफी सारे न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे उसमें, तो ये मान के चलो क्वांटम आपको बड़ी इजी लगने वाली है। और अगर आपने उसमें गैप दे दिया, अगर आप उसमें अच्छे से कंप्लीट नहीं हो पाए, तो क्वांटम आपको बड़ी टफ लगने वाली है, क्योंकि चलेगी पूरी की पूरी कैलकुलेशन। ठीक है, तो आप एक भी लेक्चर मिस ना कीजिएगा सेकंड यूनिट के, और रेगुलरिटी जरूर रखिएगा पढ़ने में। और मैं आपसे फिर कह रहा हूं, बुक फॉलो करिए, बुक में सोल्व जो एग्जाम्पल होते हैं उनको निकालिए, प्रैक्टिस कीजिए, इससे आपका जो टॉपिक है और अच्छा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।